Hello बच्चों, good morning to all of you. In this class we are discuss about the elevation in boiling point. हम लोग बेसिकली यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे और उसके अंदर एलिवेशन के बारे में. एलिवेशन क्या होता है? उसके बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज हो जाना बेसिकली. क्लियर? एलिवेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज हो जाना आएगा यहाँ पर. तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो सबसे पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जान लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है. तो बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली आपने सुना होगा जैसे कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है. क्लियर है? हमें पता है कि वाटर जब मतलब वो बुलबुल करने लग जाए, उबल जाए वाटर, जब अच्छे तरीके से हीट अप होकर के वो क्या हो जाए, उबल जाएगा बेसिकली, तो उसे हम बोलते हैं कि वो उसका अब बॉइलिंग पॉइंट हो गया है वो. क्लियर है? तो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं कि पानी बॉईल हो रहा है. यानी कि जिस टेम्परेचर के ऊपर पानी जो वाटर है वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को बेसिकली क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. लेकिन टेक्निकली एक्चुअली में बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? अब अलग अलग लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा. ये नहीं है कि सेम सभी लिक्विड का 100 डिग्री सेल्सियस. नहीं बेटा. क्लियर है? तो अगर मैं वाटर के केस में पढ़ूं कि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या हुआ कि वो बॉईल करना स्टार्ट कर गया. एक्चुअली में बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जब वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड का वो बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्लियर है? यानी कि जब जिस लिक्विड को हम हीट कर रहे हैं, अगर उसका वेपर प्रेशर जब उस लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर के ऊपर जो उस लिक्विड का पॉइंट होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं बेसिकली. क्लियर? यानी कि पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉईल हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर वेपर्स होते हैं, यानी कि जो वाटर के वेपर्स थे, उनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए. एटमॉस्फेयर प्रेशर जनरली हमारे ऊपर जो अर्थ का ये एटमॉस्फेयर है वो जो हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है वो कितना लगा रहा है? 1 एटमॉस्फेयर लगा रहा है बेटा. कितना लगा रहा है? 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर अप्लाई हो रहा है. तो यानी कि अगर मैं यहां पर कहूं कि जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, जब किसी भी लिक्विड का प्रेशर, उसका वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंचेगा तो वहां पर जो तापमान होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. तो टेक्निकली मैं कहूंगा कि बॉइलिंग पॉइंट इट इज द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यानी कि ये वो टेम्परेचर होता है जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं बेटा? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. तो जनरली हम यहां पर सोल्यूट और सॉल्वेंट की हमने डिस्कशन कर रखी है. हमने सॉल्यूशन पढ़ा है. अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है और एक साइड प्योर सॉल्वेंट है ओनली, ये वही सॉल्वेंट है जो इसके अंदर मौजूद होगा. क्लियर है? तो अब इन दोनों के केस में जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लो होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा. यानी कि सोल्यूट ऐड करने से सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूशन बनता है तो उसका वेपर प्रेशर उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है. क्लियर है? तो यानी कि अगर प्योर सॉल्वेंट है उसको मैं बॉईल करूंगा तो वो एक अलग टेम्परेचर के ऊपर बॉईल होएगा, फिक्स टेम्परेचर के ऊपर. उसके बाद अगर मैंने उस सॉल्वेंट के अंदर कोई सोल्यूट ऐड कर दिया, अब वो सॉल्यूशन बन गया, तो अब वो जब बॉईल होएगा तो एक हाई टेम्परेचर के ऊपर बॉईल होएगा. क्लियर है? तो यानी कि जो प्योर वाटर होता है जनरली उसका जो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर पहुंचता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. यानी कि प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉईल होता है. लेकिन अगर उसके अंदर कोई सोल्यूट ऐड कर दिया जाए, तब वो वाटर सोल्यूट ऐड होने के बाद जो सॉल्यूशन बन जाएगा वो एक हायर टेम्परेचर के ऊपर बॉईल होगा बेसिकली बेटा. क्लियर है मेरी बात? ये बात याद रखना. यानी कि सोल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है बेटा? इंक्रीज हो जाता है. अगर मैं इसको आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग समझाना चाहूं तो मान लीजिए कि मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं. यहां पर टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं. क्लियर है बेटा? किस किस के बीच में? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हम लोग बेसिकली ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं यहां पर. तो मान लीजिए कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है
क्लियर है। यहाँ पर मान लो कि 1 एटमियम प्रेशर है बेटा, या कह लो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही ले लेते हैं इसको, यानी कि ये मेरा वो पॉइंट है जहां पर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मेरा यहाँ पर बेटा इतना। तो अगर मैं प्योर सॉल्वेंट लेता हूं, मान लीजिए कि स्टार्टिंग में प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना है, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उसका, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है आप देख जाइए, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और यहाँ कहीं पर आकर के वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपका क्या होगा, एक प्योर सॉल्वेंट का केस ले लिया मैंने। ये किसका ले लिया बेटा, सॉल्वेंट का केस लिया है अभी। तो यानी कि ये वो टेम्परेचर होगा अब बेटा जहां पर ये वो सॉल्वेंट बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉयल होना। और अगर मैं दूसरी तरफ ग्राफ प्लॉट करता हूं सॉल्यूशन के लिए, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कुछ होगा। वैसे भी जो सॉल्यूशन होगा उसका सॉल्वेंट से वेपर प्रेशर लो होता है, ये हमने पढ़ रखी है बात, मैंने आपको बताई भी थी। क्लियर है। तो यहां से अगर मैं वेपर प्रेशर प्योर का, तो सॉल्यूशन जो होगा वो कम होएगा। तो अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वही बढ़ेगा। क्लियर, बढ़ता जाएगा। और यहां कहीं पर आकर के बेटा फिर एक पॉइंट आ जाएगा जब क्या होगा, जो इसका टेम्परेचर है वो इतना वेपर प्रेशर क्रिएट कर देगा कि वो वाटर अब बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा जब वो सॉल्यूशन में है। तो यानी कि अब ये टेम्परेचर अगर मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करके नीचे दिखाऊं, तो यानी कि अब ये वो टेम्परेचर है बेटा जहां पर क्या है, वाटर सोल्यूट ऐड करने के बाद बॉयल होना स्टार्ट होगा। तो यानी कि ये टी बी है मान लो, इसको टी नॉट बी मान लीजिए। क्लियर है। यानी कि ये बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, और ये है सॉल्यूशन के लिए बेटा। क्लियर। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, सोल्यूट ऐड करने से कितना डिफरेंस आया है, वो एलिवेशन कहलाएगा मेरा बेसिकली। तो क्लियर है। ये किसके लिए ग्राफ है बेटा, सॉल्यूशन के लिए। क्लियर है। तो अब अगर मैं यहां पर आपको इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना चाहूं, तो जो मेरा डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, क्लियर है, क्या आ जाएगा बेटा, टी बी माइनस टी नॉट बी के बराबर आ जाएगा बेसिकली। क्लियर है। अब डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या आएगी, टी बी माइनस टी नॉट बी, और ऑलवेज जो टी बी होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा टी नॉट बी के केस से। क्लियर है मेरी बात यहां तक, वेरी गुड। अगर मान लो यहां पर प्योर वाटर मेरा 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉईल हो रहा था, तो यहां पर ग्रेटर देन 100 डिग्री से होगा, क्या होगा, ग्रेटर देन 100 डिग्री से वो बॉईल होगा। कितने पे होगा वो तो डिपेंड करेगा भी आपका सोल्यूट किस नेचर का था। क्लियर है। नेचर को छोड़ो, कितने अमाउंट के अंदर वो डिसॉल्व हुआ था उसके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा। क्लियर है, वेरी गुड। तो अब इसी एक्सप्रेशन को अगर आपको मैथमेटिकली और थोड़ा समझना हो, तो वैसे बेसिकली डेल्टा टी बी की जो वैल्यू है ये ऑब्जर्व की गई थी बेटा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई थी मोलैलिटी के। किसके प्रोपोर्शनल आई थी, मोलैलिटी के। क्योंकि जो आपका सॉल्यूशन होगा उसकी कोई ना कोई तो क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी, वो कंसंट्रेशन मोलैलिटी की फॉर्म में थी। क्लियर है। तो यानी कि जो मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो मोलैलिटी होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में हमारा किस पे डिपेंड कर रहा था, मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा था, लेकिन बट हेयर इट्स डिपेंड ऑन मोलैलिटी के ऊपर। क्लियर है। तो अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम लोग यहां पर लगाएंगे कांस्टेंट, जिसका नाम होगा के बी। इसे बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। और अगर इसको डेरिवेशनल फॉर्म में हम लोग करना चाहे, अब बेटा यहां पर आपको न्यूमेरिकल दे रखे होंगे इस फॉर्मूले के बेस के ऊपर, के बी की वैल्यू आपको गिवन मिलेगी, मोलैलिटी की गिवन मिलेगी, तो होप सो आप लोग क्या निकाल लोगे, डेल्टा टी बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो।
क्लियर है। या फिर ये हो जाएगा, दो टेम्परेचर रेंज दे रखी है, सॉल्वेंट की दी होगी, सॉल्यूशन की दी होगी और उसकी मोलैलिटी दे रखी होगी। एलिवेशन कांस्टेंट भी आप लोग निकाल सकते हो, एलिवेशन कांस्टेंट दिया हो सकता है, ये वैल्यू दी हो सकती है, तो आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये जरूरी सीधा नहीं दिया होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर कहेगा प्योर सॉल्वेंट का इतना है, उसके बाद उसके अंदर सोल्यूट ऐड किया गया इतने ग्राम, तो उसकी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट अब इतना इंक्रीज हो गया। तो वहां से आप लोग डेल्टा टीबी की वैल्यू निकाल लेना, दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर रखा है। ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और ये प्योर सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट है मेरा। क्लियर है बेटा मेरी बात यहां तक। अगर इसके ऊपर अब न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको करने हैं, इसको थोड़ा और मैं एक्सटेंड करना चाहूं तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। अब अगर मोलैलिटी को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो ये क्या होगी, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड मल्टीप्लाई 1000 एंड डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज कॉल्ड मोलैलिटी। होप सो आप सभी को वो मैंने जो फर्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशन के सेकंड लेक्चर में आई थिंक ये मोलैलिटी बताया था, उसका एक्सप्रेशन आपको अच्छे से याद होगा। क्लियर, अगर याद नहीं है तो एक बार थोड़ा सा अपने दिमाग के ऊपर जोर डालिए और उसको कर लीजिएगा। क्लियर है। यहाँ पर W2 क्या है बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट। ये क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्लियर है। और ये भी क्या है, गिवन वेट ऑफ सोलवेंट, गिवन वेट ऑफ सोलवेंट। क्लियर है, दिस इज कॉल्ड मोलैलिटी। तो यहां से भी आपको कई बार M2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, W1 भी करना पड़ सकता है, W2 भी फाइंड आउट करना पड़ सकता है। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब है इस फॉर्मूले को भी आप रट लीजिए, इसके ऊपर भी आगे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, सोल्ड अनसोल्ड, जो कि आपको करने हैं। अनसोल्ड वाले न्यूमेरिकल जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो आज शाम 6 o'clock तक मेरे पास आ जाने चाहिए व्हाट्सएप के ऊपर। क्लियर है, वेरी गुड। उसके बाद अगर इस एक्सप्रेशन को मैं डेरिवेशनली प्रूफ करना चाहूं, ये तो हमने थियोरेटिकली प्रूफ किया है। क्लियर है, जो मोलैलिटी की फॉर्म में आया है, ये मोलैलिटी के बराबर है, ये हमने थियोरेटिकल है, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, उस टाइम पर मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, दिस इज एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट। ओके, इसको अगर मैं डेरिवेशन की फॉर्म में करना चाहूं इस फॉर्मूले को, क्लियर है, तो डेरिवेशन की फॉर्म में एक बार देखिए उसने आपको क्या कहा है अभी थोड़ी देर पहले। क्लियर है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि जो डेल्टा टीबी की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, सोल्यूट कितना ऐड हो रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, सोल्यूट ऐड होने से क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा ना। क्लियर है, वेपर प्रेशर लो हो रहा होगा तभी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। क्लियर है, तो यानी कि जो वेपर प्रेशर है वो लो हो रहा है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, तो जो मेरा डेल्टा टीबी की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी बेटा, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर के अंदर कितनी लोवरिंग आई है उस बात के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है, और रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, सोल्यूट के ऊपर। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन लिख देता हूं एक बार के लिए। क्लियर है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन। X2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और ये क्या है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के ऊपर। क्योंकि वेपर प्रेशर के अंदर लोवरिंग किस पे डिपेंड करता है, सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन पे करता है। हमने पढ़ा है ये राउट्स ला के अंदर, होप सो आप सभी को रिमेंबर भी होगा, नहीं है तो आप एक बार रिमेंबर कर लीजिएगा लेक्चर वो दोबारा से सीन करके। उसके बाद क्या आएगा बेटा, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हम हटा देंगे। अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए मैं यहां पर लगा देता हूं स्मॉल के, X2। क्लियर है, क्या लगा दिया मैंने, स्मॉल के इंटू X2 मैंने यहां पर डिनोट कर दिया बेसिकली बेटा। उसके बाद X2 को अगर मैं मोल थोड़ा और एक्सटेंड करके लिख देता हूं एक बार और, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के। X2 की वैल्यू क्या आएगी, मोल फ्रैक्शन की, N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट, और ये दोबारा से फिर सोल्यूट के, इसके बराबर होता है टेक्निकली बेसिकली मेरा ये। तो यहां पर क्या हो गया, के N2 बाई N1 प्लस N2। N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये फिर
वही आ गया। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है, अगर मेरा सॉल्यूशन डाइल्यूट है, जनरली हम डाइल्यूट सॉल्यूशन को ही डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में क्या आ जाएगा, N2 डिवाइड बाय N1 के बराबर आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। क्लियर है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी जो मेरा N2 है मैं उसको क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकता हूँ यहाँ से। क्लियर है। होप सो सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। आगे देखिए बेटा, अब थोड़ा और कर लेते हैं इसको मैथमेटिकली। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के, N2 को ऐसा कैसा रखा, इसको मैं ले लेता हूँ W1। क्लियर है। और इनटू में M1, W1 डिवाइड बाय M1 आना चाहिए था, क्या हो जाएगा, गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इसके बराबर आएगा बेसिकली। तो वो डिवाइड में लिखने की वजह मैंने यहाँ पर लिख दिया एक बार N1 को थोड़ा और एक्सपेंड करके लिखा है मैंने यहाँ पर। क्लियर है बेटा। अब W1 M1 मोलर मास होएगा सॉल्यूट का, सॉरी सॉल्वेंट का। ये K वैल्यू भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट रहेगा हमेशा, क्योंकि किसी का ही मोलर मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो ये भी कांस्टेंट, ये टर्म भी कांस्टेंट। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, इन दोनों कांस्टेंट को मैंने अब लिख दिया यहाँ पर के बी के बराबर। इनकी वैल्यू हमेशा के बी के बराबर आई, मैंने लिख दिया उसको। और यहाँ क्या बच गया, N2 डिवाइड बाई W1 के बराबर। क्लियर है। अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप थोड़ा और सोल्व करोगे तो वो वही आ जाएगा जो आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे। N2 को और लिख लो आप लोग, W1 डिवाइड बाई M2 के, सॉरी W2 को लिख दीजिए, N2 को आप लोग लिख दीजिए W2 डिवाइड बाई M2, तो नीचे से वापस से वही M2 आ जाएगा। और अगर पर लीटर में बात करनी हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, सॉरी पर लीटर में नहीं, पर 1000 kg 1000 ग्राम के अंदर। क्लियर है। अगर 1000 ग्राम में नहीं है तो उस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करिए पहले, मल्टीप्लाई बाय 1000 करके। क्लियर है। सभी को समझ में आया होगा आई थिंक। तो यही तक करना है आपको ये मैथमेटिकली डेरिवेशन। ठीक है। वैसे मैथमेटिकली पेपर में नहीं आता, पेपर में तो मैंने दो फार्मूले बताए हैं, एक तो बेसिकली डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, और एक एम को फिर एक्सपेंड करके लिखा है, उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे। क्लियर है। तो दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आज आपको यहीं तक करना है। जो इसके अंदर न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं अनसोल्ड ट्राई कर लेना बेटा आप लोग, और सोल्ड वाले जो है वो मैं आपको सोल्ड वाले आप खुद ट्राई कर लेना, अनसोल्ड वाले आप सोल्व करके मेरे पास सेंड करेंगे आज शाम ठीक 6 o'clock तक। ठीक है। जैसे इसके अंदर मैं एक दो आपको बता देता हूँ, जैसे मेरी बुक में न्यूमेरिकल दे रखा है कि कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकालना है, यानी कि मुझे यहाँ पर के बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। के बी को क्या कहते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते होते हैं। क्लियर है। तो मुझे यहाँ पर के बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इतना पता चल गया। इट बीइंग गिवन दैट कि 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि 0.1 मोलैलिटी दे रखी है मुझे ऑफ ए सब्सटेंस की, और बॉइल्ड एट ए 100.052 डिग्री सेल्सियस। वो कह रहा है कि मेरे पास एक 0.1 मोलैलिटी का सॉल्यूशन है। क्लियर है। वाटर का ही सॉल्यूशन है वो, और वो इतने डिग्री पर बॉयल होता है। तो बताइए उसका के बी की वैल्यू क्या होगी, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ओके। तो फॉर्मूला फिर वही लगाऊंगा मैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ये मुझे फाइंड आउट करना है, ये दे रखा है मुझे यहाँ पर, ये वाला मुझे पता करना है क्या होगा। अब प्योर वाटर को पूरी दुनिया को पता है, प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसने नहीं दे रखा तो कोई जुर्म थोड़ी ना कर रखा है, कोई क्राइम थोड़ी ना है, कुछ तो अपना भी दिमाग के गधे दौड़ाइए बेटा। क्लियर है। क्या है, प्योर वाटर पूरे संसार को पता है लगभग कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, तो उसको अपने दिमाग में सोचिए 100 डिग्री होता है प्योर वाटर का। तो यानी कि ये हो गया मेरा टी नॉट बी की वैल्यू, यहां पर मुझे दे रखी है टी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 100.052 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपके पास डेल्टा टीबी की वैल्यू आ जाएगी, उसको पुट करिए यहाँ पर और के बी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम लाइक दैट ऑफ न्यूमेरिकल्स होंगे, वो आप कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे।